नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है खबर पक्की है का। शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड की खबर के साथ, जहां आज सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा केदारनाथ के पास हुआ। केदारनाथ से उड़ा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड में क्रैश हो गया। हादसा सुबह करीब 5:20 पर हुआ, जिसमें 2 बच्चों को मिलाकर 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के थे। गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम्स को भेज दिया गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर यह हादसा हुआ और अब जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, शवों को ढूंढ निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। आज सुबह करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, एक पायलट और 6 लोग थे। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था। हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुँच भी जाएगी। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे, उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। हेलीकॉप्टर हादसे ने महाराष्ट्र के यवतमाल के एक परिवार के 3 लोगों को छीन लिया। इस हादसे में महाराष्ट्र के यवतमाल के 3 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में पति पत्नी और बेटी काशी शामिल है। महाराष्ट्र का ये परिवार था, यवतमाल का पति पत्नी और उनकी बेटी काशी। जायसवाल परिवार केदारनाथ से वापस लौट रहा था। गौरीकुंड में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल और बेटी काशी जायसवाल की जान चली गई। पूरा परिवार जो था वो यवतमाल के वाणी का रहने वाला था। ये उनके जीवन के कुछ खुशनुमा पलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पति पत्नी को आप देख सकते हैं, राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और बेटी काशी, और पिता पत्नी और बेटी पति पत्नी माफ कीजिएगा पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। घर का नाम भी काशी है और उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी काशी रखा हुआ था। और इस हादसे में पूरा परिवार उजड़ गया। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। केवल मई और जून महीने की बात करें तो 3 हादसों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जून को तकनीकी खराबी के चलते सड़क पर ही हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बीच में ही सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की करवानी पड़ी। इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरते ही टूट गया था। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकान को भी नुकसान पहुंचा। दुकान का टीन शेड उड़ गया था। इस दौरान दुकान में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हेलीकॉप्टर ने बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। गनीमत उस दिन ये रही थी कि हादसे में सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। तीसरी तस्वीर 17 मई की है, जब केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था।
हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक पायलट, डॉक्टर और नर्स शामिल थे। तीनों ही सुरक्षित बचा लिए गए। हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने केदारनाथ आ रहा था, तभी लैंडिंग के दौरान अचानक ही बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। और अब खबर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद पहुंची है बोइंग की तकनीकी टीम। क्रैश साइट पर जाकर हादसे की जांच करेगी ये तकनीकी टीम। इस दौरान गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोइंग की तकनीकी टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है और वो जहां पर विमान क्रैश हुआ था उस साइट पर जाकर हादसे की जांच करेगी कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्या वजह रही, क्या कमी रही प्लेन के अंदर। और अब बोइंग की जो तकनीकी टीम है, क्योंकि विमान ये बोइंग 787 था, तो इसीलिए बोइंग की तकनीकी टीम भी यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। और जिस दौरान जांच करेगी टीम, उस दौरान गृह मंत्री, जो गुजराती गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो भी मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की जांच जोर शोर से जारी है। यहां ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। इसके साथ ही लोगों के शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए रिपोर्ट भी आनी शुरू हो गई है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले की जांच पूरी रफ्तार से जारी है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ। हादसे की हाई लेवल जांच की जा रही है। क्रैश साइट से फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। बरामद हुए ब्लैक बॉक्स की जांच भी की जा रही है। हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो कमेटी बनाने का ऐलान किया था, उस कमेटी की पहली बैठक भी आज होगी। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। वहीं एयर इंडिया ने हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों के लिए अंतरिम मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा दिया जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के अलावा ये रकम पीड़ित परिवारों को मिलेगी। प्लेन क्रैश के बाद बरामद हुए शवों के डीएनए टेस्ट की जांच में भी तेजी लाई जा रही है। अब तक 11 शवों का डीएनए मैच हो चुका है, जबकि 233 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। वहीं प्लेन जिस मेडिकल कॉलेज कैंटीन में क्रैश हुआ था, उसके छात्र और कर्मचारी बुरी तरह से खौफजदा हैं, जो हॉस्टल के तबाह होने के बाद अपने घर लौटते दिख रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे का वो भयानक मंजर हर हिंदुस्तानी की आंखों के सामने है। ये हादसा कैसे हुआ, हादसे की क्या वजह रही, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ देश के करोड़ों लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए कई जांच एजेंसियों को काम पर लगाया गया है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, गुजरात पुलिस और सीआईएसएफ की टीमें हादसे का पता लगाने में जुटी हैं। इसके अलावा एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल, अग्निशमन बचाव दल की टीमें भी अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। फॉरेंसिक की टीम ने कई सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य किया है, कई सैंपल लिए हैं और इन सैंपल्स को लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया है। इससे काफी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी, काफी कुछ जानकारियां हासिल होंगी। हादसे के समय विमान कितनी ऊंचाई पर था, विमान की रफ्तार कितनी थी, विमान किस दिशा में उड़ान भर रहा था, अब ये सारी जानकारी जुटाने की तैयारी है। गुरुवार दोपहर को जब प्लेन क्रैश हुआ तो उस हादसे का वीडियो एक छात्र ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया था। हादसे का वीडियो सामने आया तो कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि जब प्लेन पलक झपकते ही क्रैश हुआ तो इतनी जल्दी इस हादसे का वीडियो किसी ने फोन पर कैसे रिकॉर्ड कर लिया। गुरुवार को जब प्लेन क्रैश हुआ तो हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। कुछ लोग इसे साजिश के एंगल से देख रहे थे, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आर्यन ने खुद इन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। आर्यन ने कहा कि वो गांव से अहमदाबाद आया था, पहली बार इतने पास से उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा तो वो इसका वीडियो बनाने लगा। आर्यन उत्साहित था, वो चाहता था कि वो इस वीडियो को गाँव लौटकर अपने दोस्तों को दिखाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्लेन गिर जाएगा और 241 यात्रियों की जान चली जाएगी। तो मेरे दोस्त को यह वीडियो बताऊंगा, इसलिए वीडियो उतारा था। प्लेन 24 सेकंड में क्रैश हो गया और मेरी बहन को बताया।
हादसे के बाद से आर्यन काफी डरा हुआ है। उसका कहना है कि हादसा बहुत ही भयानक था और पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। वहीं आर्यन ने जो वीडियो बनाया था वो इतना साफ था कि मानो किसी को पहले से पता था कि प्लेन हादसे का शिकार होने वाला है। हालांकि अब आर्यन ने खुद सामने आकर बताया है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए प्लेन के टेक ऑफ का वीडियो बना रहा था। हादसे पर अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विमान हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सरकार भी उड़ानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अहमदाबाद हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर जब ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ तब विमान 650 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी विमान में खराबी आई और विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि हम हादसे की जांच कर रहे हैं और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। We are going to form another high level committee before, and immediately we have constituted the committee also yesterday. We wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. We have put a time limit of 3 months, and most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things and will come up with their report. वहीं अहमदाबाद हादसे के बाद सरकार ने तय किया कि हर एक उड़ान के पहले अब बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच की जाएगी। आज रात 12 बजे से भारत से जो भी बोइंग प्लेन रवाना होंगे उनके ईंधन पैरामीटर मॉनिटरिंग और संबंधित सिस्टम की जांच होगी। केबिन एयर कंप्रेसर की स्थिति और प्रणाली की जांच होगी। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल का सिस्टम टेस्ट होगा। इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्चुएटर की ऑपरेशनल टेस्टिंग और ऑयल सिस्टम चेक किया जाएगा। वहीं टेक ऑफ पैरामीटर की भी समीक्षा की जाएगी। हादसे के बाद अब अपनों की तलाश में जुटे तमाम परिजन बेहद परेशान हो रहे हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट में 72 घंटों का वक्त लगना है और ये वक्त बिताना किसी भी मृतक के परिजन के लिए आसान नहीं है। बुरी तरह जले शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल ही एकमात्र उम्मीद है, लेकिन शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि इस प्रक्रिया में देरी लग सकती है। अहमदाबाद के अनिल पटेल पिछले 2 दिनों से इस उम्मीद में है कि प्रशासन उन्हें उनके बेटे और बहू का शव सौंपेगा, लेकिन अभी तक पार्थिव शरीर न मिलने से वो बेहद दुखी हैं। अनिल पटेल का बेटा उन्हें सरप्राइज देने बिना बताए लंदन से आया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सरप्राइज बन जाएगा। एक भी बचा नहीं है, मैं भी समझ सकता हूँ, पर दर्द होता है। जिसका गया है उसको मालूम पड़ेगा ना। हादसे में अपनों के शव का इंतजार अयूब खान भी कर रहे हैं, जिन्होंने हादसे के बाद उसी रात को डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी दे दिया था, लेकिन अयूब को उनके अपनों का शव अब तक नहीं मिल पाया है। सर 72 घंटे की जरूरत ही नहीं, 48 घंटे में भी रिपोर्ट आती है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। और रिपोर्ट का इनका ऐसा कहना है कि गांधीनगर जाना पड़ेगा, गांधीनगर रिपोर्ट आती है, गांधीनगर से रिपोर्ट हमारे पास आती है, इसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है। बोल अयूब खान का कहना है कि उन्हें और 72 घंटे इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। शव लेने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा कुछ साफ नहीं है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आज सुबह 3 देशों की 5 दिनों की यात्रा पर पीएम रवाना हो गए हैं। पहले चरण में आज पीएम मोदी साइप्रस पहुंचेंगे और वहां से G7 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए कनाडा रवाना होंगे। ईरान और इजराइल के तनाव के बीच पीएम मोदी आज 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। शाम 4:55 पर पीएम मोदी साइप्रस पहुंचेंगे। रात 9 बजे साइप्रस के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। रात 10 बजे साइप्रस के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर में हिस्सा लेंगे। 16 जून को साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 20 साल बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा है। साइप्रस में अहम कूटनीतिक चर्चा के बाद पीएम मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के न्योते पर वो G7 सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के कानानास्किस में G7 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां पीएम मोदी ऊर्जा प्रौद्योगिकी, AI, क्वांटम जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 6ठी बार पीएम मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं 18 जून को पीएम मोदी कनाडा से क्रोएशिया पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला क्रोएशिया दौरा है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ वो चर्चा करेंगे। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जेरान मिलोनोविच से मुलाकात करेंगे। क्रोएशिया दौरे से भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूती मिलेगी। वहीं इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गठित एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। शिलांग पुलिस के रिमांड में उसकी साजिश की परतें एक एक कर उधड़ रही हैं।
इसी कड़ी में 5 आरोपियों से 36 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई ताकि इस मामले में सही जानकारी जुटाई जा सके। राजा हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी ने 3 टीम बनाई है, जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी में शामिल अधिकारियों ने सभी आरोपियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की। जांच में उन सबूतों और डेटा को भी आधार बनाया गया जो मध्य प्रदेश से जब्त किए गए थे। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी सोनम से कई सवाल किए गए। सोनम रघुवंशी से उसकी शादी और शादी के पहले के संबंधों को लेकर गहनता से सवाल जवाब किए गए। वारदात के दिन नए कपड़े और बुर्के को लेकर भी सवाल पूछे गए। साथ ही सोनम और दूसरे आरोपियों के बैंक खातों में पैसों के लेन देन को लेकर भी पूछताछ की गई। हालांकि खबर है कि इस दौरान सोनम और राज के बयानों में विरोधाभास नजर आया। एसआईटी की पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने एक ही सवाल का अलग अलग जवाब दिया। यानी ये भी सामने आ रहा है कि राजा की हत्या की साजिश रचने वाली सोनम और उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को अब सजा का डर सताने लगा है। पुलिस के गिरफ्त में आने और पूरे रहस्य से पर्दा उठने के बाद दोनों एक दूसरे पर हत्या का मास्टरमाइंड होने की तोहमत मढ़ने की कोशिश में जुट गए ताकि कड़ी सजा से बचा जा सके। आरोपी इतने शातिर निकले कि वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बेखौफ घूमते रहे और पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखते रहे। बताया गया कि जिस सोनम की पूरे देश में चर्चा होती रही वो 14 दिनों तक इंदौर के एक कमरे में रही और टीवी के जरिए पुलिस और परिवार की गतिविधियों पर नजर रखती रही। ये बात साफ है कि सोनम की हत्या की साजिश काफी पहले ही रच ली गई थी और इसी साजिश के तहत फ्लैट बुकिंग, किराया भुगतान और एग्रीमेंट जैसी सभी तैयारियां कर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी की डेड बॉडी और स्कूटर को ठिकाने लगाने के बाद सोनम शिलोंग के लिए रवाना हो गई और वो 26 मई से 8 जून तक इंदौर में किराए के फ्लैट में रुकी रही। विशाल सिंह चौहान 30 मई को रात को शाम को रेंट पे लेने के लिए फ्लैट मेरे से मिलने आया था। उनका ये कहना था कि मेरे जो करंट जगह पे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे मकान मालिक से कहाँ सुनी हो गई। जांच में सामने आया कि आरोपी विशाल चौहान ने घटना से पहले ही हीराबाग क्षेत्र में एक बिल्डिंग में अपने नाम से फ्लैट किराए पर लिया था, जिसका किराया 17,000 रुपए प्रति महीने था। फ्लैट बुक करते समय विशाल ने 3 महीने का एडवांस किराया भी दिया था। विशाल ने फ्लैट में अपने भाई और बहन के रुकने की बात कही थी। इसमें जो भी होगा उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है वो शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। वो डेफिनेटली शिलोंग पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई करेगी। यानी पुलिस को चकमा देने के लिए पूरी योजना पहले से ही बनाई गई थी और इस वारदात में हर कदम सोच समझ कर उठाया गया। राजा हत्याकांड की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। राजा हत्याकांड का एक चश्मदीद भी सामने आया। ये चश्मदीद वही गाइड है जिसने राजा, सोनम और बाकी आरोपियों को एक साथ देखा था। गाइड ने बताया कि कैसे और कब सोनम और राजा से मुलाकात हुई थी। सोहरा में बतौर लोकल गाइड काम करने वाले अल्बर्ट ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। अल्बर्ट ने बताया कि सोनम राजा को 22 मई को पहली बार देखा। 22 मई को शाम 4:30 बजे उनसे मुलाकात हुई। मैंने राजा से पूछा कि गाइड की जरूरत है। राजा ने सोनम से बात करने को कहा। सोनम ने गाइड लेने से इनकार किया। अगले दिन मैंने देखा कि राजा के आगे 3 लोग चल रहे थे जबकि सोनम पीछे चल रही थी। I met him Raja with 3 people, not more, a little bit, only 20-30 step behind. Yeah, he came slow. अल्बर्ट ही वो गाइड है जिसने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि उसने राजा और सोनम को कुछ हिंदी बोलने वाले लड़कों के साथ जाते देखा था, जिसके बाद इस मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी लीड मिली थी, जिसने तफ्तीश बढ़ाई तो सोनम की साजिश का हर पन्ना खुलकर सबके सामने आ गया। साफ हो गया कि राजा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसके सभी आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में हैं और एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का खुलासा होने के बाद अब युवाओं में काफी खौफ है। कई युवाओं को हत्या का डर सताने लगा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक युवक जान बचाने की गुहार लगा रहा है। जहां लकी पटेरिया नाम का एक युवक एसपी दफ्तर पहुंचा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। लकी ने कहा कि साहब हमें बचा लो, नहीं तो अगले राजा रघुवंशी हम होंगे। लकी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई, लेकिन वो लड़की उस पर शादी के लिए दबाव बना रही है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। उसने बोला कि अब तुमने हमसे शादी कर ली और तुम्हें अपने घर पे रखना पड़ेगा हमें, वरना तुम जेल जाओगे। उधर यूट्यूबर युवती ने एसपी दफ्तर में आवेदन दिया और लकी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ शादी का जहाँ शादी के शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, उसके बाद हमारे साथ शादी भी की है, अब हमें रखने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी युवती के खिलाफ पहले भी ब्लैकमेल और मारपीट की शिकायत की गई है। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है।
देश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे भीषण गर्मी झेल रहे लोग राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली, जहां झमाझम बरसात से लोगों को राहत मिली है, तो कई जगह पानी का ठहरना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दिल्ली में सुबह मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में तेज बारिश हुई और बारिश की वजह से भीषण गर्मी झेल रहे दिल्ली एनसीआर के इलाके ने राहत की सांस ली। तेज हवा के साथ हुई बारिश से दिल्ली के कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की घटना भी सामने आई है। वहीं माया नगरी मुंबई में भी तेज बारिश का दौर जारी है। नरीमन पॉइंट इलाके में बीती रात तेज बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। लोग हाथों में छाता लेकर बाहर निकलते दिखे। वहीं यह महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की सड़कों का हाल है, जहां देखो वहां गाड़ियां डूबी हैं। सड़क कहां है पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ पानी में डूब गया। पानी के बीच से कारें भगवान भरोसे ही निकलती दिखी। पिंपरी चिंचवाड़ के नाले में भी 5 गाड़ियां बह गईं। गनीमत रही कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। वहीं असम के गुवाहाटी में भी इस कदर हालात खराब हैं, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि सड़क नहीं कोई तालाब हो जिसमें चल कर नहीं तैर कर जाना है। न सिर्फ सड़क बल्कि तमाम घर भी पानी की चपेट में है। बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग कैद हैं। जो बाहर निकल रहे वो अपनी जान हथेली पर लेकर निकल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि उस वक्त उस जगह कोई नहीं था, नहीं तो हादसे में कई जानें जा सकती थी। सड़क के एक तरफ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ कारें। तभी पहला पत्थर गिरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पत्थर गिरा और देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ ही भरभरा कर जमीन पर आ गया। पहाड़ गिरकर सीधे खाई में चला गया। पूरे इलाके में धूल का गुबार फैल गया। इस लैंडस्लाइड से कुंडी सुनारा सड़क बंद हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो इस मौसम में पहाड़ में सावधान और सतर्क रहने की गवाही दे रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावे की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि थोड़ी सी बरसात से पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग पानी से भर गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने जाना पड़ा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई फीट पानी भरा हुआ है। सड़क के अगल बगल गड्ढे हैं, जिससे गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। मजबूरी में लोगों को जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी सिस्टम की नींद नहीं खुली। सोचिए, हाल आधे घंटे की बारिश के बाद है। जब बारिश का फुल सीजन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा। मध्य प्रदेश के ही छिंदवाड़ा में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के साथ साथ आसमान में बिजली कड़कने की आवाज भी सुनाई दी। जब पारा हर दिन हाई बनने लगा तो छिंदवाड़ा के लोगों की इंद्रदेव ने सुन ली और फिर ऐसी झमाझम बारिश हुई कि मौसम सुहाना हो गया। तापमान में गिरावट आई, वहीं कई इलाकों में बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। बता दें कि इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैदानी इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अपार्टमेंट में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक बच्ची सीवर टैंक में जा गिरी और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। इस मां का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके जिगर का टुकड़ा लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी गंवा चुका है। तस्वीरें शिवपुरी के संतुष्टि अपार्टमेंट की हैं, जहां बड़ी लापरवाही की वजह से एक 13 साल की बच्ची सीवर टैंक में जा गिरी और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, इस बात से अनजान कि जिस सीवर टैंक के ढक्कन पर उसके पैर पड़ रहे हैं वो अब जर्जर और कमजोर हो चुका है। बच्ची को इसका पता नहीं था और वो जैसे ही सीवर टैंक के ढक्कन पर चढ़ी, ये टूट गया और वो सीधे सीवर टैंक में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन ही पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची का रेस्क्यू शुरू किया। लेकिन जब तक टीम बच्ची तक पहुंचती, उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। परिवार का आरोप है कि वो हर महीने मेंटेनेंस के 1200 रुपए वक्त पर जमा करते हैं। बावजूद इसके सोसाइटी का मेंटेनेंस संभालने वाले मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी लापरवाही का खामियाजा 13 साल की बच्ची को अपनी जिंदगी देकर चुकाना पड़ा। बच्ची की मौत से नाराज लोगों ने जमकर विरोध जताया और लापरवाही बरतने वाले मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड हरिद्वार में एक जलवीर की बहादुरी से एक महिला की जिंदगी बच गई, जो अचानक ही गंगा नदी में बह गई थी और डूबने लग रही थी। हालांकि मौके पर मौजूद जलवीर ने अपनी जान पर खेलकर महिला को डूबने से बचा लिया। हरिद्वार में तब हड़कंप मच गया जब अचानक ही एक महिला गंगा नदी के उफनते पानी के बीच डूबती दिखी, जिसके बाद मौके पर मौजूद जलवीर मोनू गंगा के उफनती धारा के बीच कूद गया और उसने डूबती हुई महिला को पकड़ लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं
कि गंगा की उफनती धारा के बीच महिला बेसुध पड़ी है और जलवीर मोनू उसे पकड़कर किनारे लाने की कोशिश करता दिख रहा है। महिला को डूबता देख किनारे मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं जलवीर मोनू अपनी जान की परवाह किए बगैर महिला को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया, जहां पहले उसने महिला को किनारे लिटाया, उसके भीतर मौजूद पानी बाहर निकाला और फिर उसे कंधे पर लादकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। मोनू ने नदी में डूब रही महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका गंभीर हालत में इलाज जारी है। वक्त पर महिला को अस्पताल पहुंचाने की वजह से उसकी जान बच गई। जलवीर मोनू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जहां पर उसकी बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में आग का भीषण तांडव देखने को मिला, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में लगी आग की भीषण लपटों को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए, तो नागपुर में भी आग के तांडव से इलाका दहशत में दिखा। आग की भीषण लपटों का ये तांडव ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां मानिकपुर इलाके में मौजूद केमिकल फैक्ट्री में अचानक ही आग भड़क गई और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें आसमान तक जाती दिखीं और इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसमान पर काले धुएं का गुबार छा गया और आसपास रहने वाले लोगों को इसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कतें पेश आने लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड टीम के भी पसीने छूट गए। वहीं नागपुर के महाल इलाके में भी आग की वजह से हड़कंप मच गया, जहां जय कमल नाम के कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर अचानक ही आग भड़क उठी। इस मंजिल पर बने मकान में शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले पटाखे रखे थे। ऐसे में आग तेजी से भड़की, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। आग की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसने आग पर काबू पाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग लगने से यहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही।